हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। ये सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज़ की। आज इसमें हम देखेंगे यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2013 में, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2021 और 2016 का पेपर सॉल्व किया। इसके बाद में हम 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि हम 2021 से लेकर के 2000 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपके ज्योग्राफी के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम यूपी पीजीटी का देख रहे हैं। इससे पहले हमने टीजीटी के पेपर सॉल्व किए थे। उसके बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेट, सेट, जो भी आपके एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि पर डेज पर आपको 1 से 2 लेक्चर्स मिलते हैं जो कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लेट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके टूजो विल्सन ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। जबकि प्लेट विवर्तन की इन्होंने क्या दिया था? सिर्फ प्लेट नाम दे के चले गए थे ये। इसके बाद में आया प्लेट विवर्तन की। इस शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन द्वारा किया गया था। स्थलीय दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहा जाता है। जो स्थल के क्या है, कठोर पार्ट हैं, उनको प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों की औसत मोटाई जो थी 33 किलोमीटर है। प्लेट विवर्तन की संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़ी प्लेटों में तथा 20 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं उनको देख लेते हैं। अंटार्कटिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट। ये कितनी हो गई आपकी? 7 प्लेटें हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट आपके बार्नेनियस ने लिखी थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बर्नार्ड बार्नेनियस थे। इन्होंने क्या लिखा था? ये बुक लिखी थी। साथ में उनको जाना जाता है, द्वैतवाद का जनक भी इनको जाना जाता है। बार्नेनियस 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। प्रमुख रचना इनकी रही थी सामान्य भूगोल। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट यह 2 भागों में विभाजित थी। पहला था इसका सामान्य भूगोल, दूसरा था इसका विशिष्ट भूगोल, क्षेत्र विवरण भूगोल था। सामान्य भूगोल मानव के गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक और मानवीय पहलुओं से संबंधित है। सामान्य भूगोल इनका किससे संबंधित है? गणितीय और ब्रह्मांडीय पहलुओं से। और जो विशिष्ट भूगोल है वो इनका भौतिक एवं मानवीय पहलू से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, वो कौन सा बिंदु है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका भूकंप केंद्र में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस में बढ़ती है या फिर कौन सी गैस की वृद्धि होती है? तो वो है आपकी रेडॉन गैस, इसकी वृद्धि होती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश में भूकंप आने का संकेत होता है। अगर इस गैस में वृद्धि हो रही है तो उस गैस से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर भूकंप आने वाला है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंपीय मूल कहते हैं। जो जहाँ से भूकंप की जो तरंगें शुरू होती हैं उसको क्या बोला जाता है? भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। तथा जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको एपिसेंटर या फिर भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है, उसका आभास हो जाता है, भूकंप का परिणाम हमें देखने को मिल जाते हैं, वो होता है आपका भूकंप केंद्र या फिर एपिसेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ शिलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है काष्ठ शिलाकृति का वो मिलता है यूगोस्लाविया में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन। काष्ठ शिलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण यूगोस्लाविया में मिलता है। चूने के पत्थर वाले चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? घोलक। जब इनका जो चूना घुल जाता है पानी के साथ में तो एक शिलाकृति बन जाती है। इस तरह लाइमस्टोन सेल द्वारा निर्मित स्थल रूपों को काष्ठ शिलाकृति कहा जाता है। किसके द्वारा बनती है? ये लाइमस्टोन के द्वारा बनती हैं। काष्ठ शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर
पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश अब स्लोवेनिया से लिया गया। ये किससे लिया गया? ये स्लोवेनिया है, कास्ट प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? आर्थिक भूगोल आपके जो शाखा है वो मानव भूगोल के अंतर्गत में आती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। भूगोल की प्रधान शाखाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। मानव भूगोल की विषय शाखा वस्तु सामाजिक विषयों का एकीकरण करती है। किसका करती है? जो सामाजिक विषय होते हैं हमारे, जैसे समाज में चलते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, आवासीय भूगोल हो गया। ये सब किस में आते हैं? आपके सामाजिक कार्य में आते हैं। तो जो सामाजिक कार्य में आते हैं वही किस में आते हैं? मानव भूगोल में आते हैं। भौतिक भूगोल में अगर आप लेंगे तो जैसे हिम भूगोल हो गया आपका, एंड ओशियनोग्राफी हो जाएगा आपका, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? भौतिक भूगोल के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा कौन सा है आपका? टीटागढ़ जूट उद्योग से संबंधित है। ठीक है। मुंबई लोहा इस्पात से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा आपका। मुंबई सूती वस्त्र है। क्या है यहाँ पे? मुंबई में सूती वस्त्र है, लोहा इस्पात नहीं है। बाकी कोरबा एल्यूमिनियम है, ये भी ठीक है। धारीवाल में ऊन वस्त्र मिलते हैं, ये भी ठीक है। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है जहाँ पर जूट मिलता है आपको। कोरबा छत्तीसगढ़ में जहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग मिलता है। धारीवाल पंजाब में है, यहाँ पे आपको ऊनी वस्त्र मिलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग मिलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि बी ही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनालोबा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है? ये जो पार्ट है किसका है? मोनालोबा हवाई द्वीप का है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धुआं, धूल, बाष्प, गैस, राख, लावा आदि बाहर निकलते रहते हैं। ये क्या है? रिश्ते रहते हैं। ज्वालामुखी जो सक्रिय होती है वो कभी बंदी नहीं होती है। तो इसमें क्या निकलते रहते हैं? धूल निकलती है, धुआं निकलता है, बाष्प, गैस, राख, लावा, ये सब क्या निकलते रहते हैं। बाहर के जो पदार्थ हैं बाहर निकलते हैं, तो इसलिए ये सक्रिय होती हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। हवाई द्वीप का मोनालोबा अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सालाडो अंटार्कटिका के राजद्वीप पर स्थित है। माउंट एरेबस, ये सब कैसे हैं? आपके उदाहरण हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो सबसे जो उपयुक्त मानी जाती है वो है आपकी रेगुर मिट्टी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, काली मिट्टी का ही पार्ट है ये, पार्ट नहीं सॉरी बदला हुआ नाम है रेगुर। वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है इसको। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मिट्टी प्राय लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा का सर्वोत्तम विकास दक्कन पठार के अधिकतर भाग पर पाया जाता है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। किस किस भाग में पाया जाता है ये? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपके लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब किस में पाए जाते हैं? आपके चरनोजम मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है? तो ये आपका फेमस है इनका WM डेविस का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने ही बोला था किस स्थल रूप किसका है? संरचना, प्रक्रम, समय का प्रतिफल है। डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर आकृति विहीन समतल मैदान पैनी प्लेन में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। इसे डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। ट्राई ऑफ डेविस जो जानते हैं वो यही जानते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? गोवा में जो आपका जलप्रपात है वो दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। प्रायद्वीप पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी से शुरू होकर पूर्वी में सासाराम तक एक प्रपात रेखा पाई जाती है।
इस रेखा के सहारे 15 मीटर से 180 मीटर की मध्य ऊंचाई के सैकड़ों जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? मांडवी नदी पर आपका ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अग्लुआस की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण हिंद महासागर की धारा या फिर बेंगुएला की धारा। हिंद महासागर की धारा नहीं है, वो बेंगुएला की धारा हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बेंगुएला की धारा कैसी धारा है? एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद, एक मिनट, ये कहाँ की है? अटलांटिक की है। टकराने के बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह दक्षिण विषुवती धारा में विलीन हो जाती है। अग्लुहास मोजाम्बिक दक्षिणी हिंद महासागरी धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है, जबकि जो बेंगुएला की धारा है किसमें बहती है? अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोखुर झील को जाना जाता है बिल्लाबोंग, मोट झील, बायू या फिर उपयुक्त सभी। तो इन जो गोखुर झील के ये सभी नाम है, इन सभी के नाम से भी जाना जाता है गोखुर झील को। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोखुर झील को बिल्लाबोंग, बायू, मोट झील आदि नाम से इनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गोखुर झील को बिल्लाबोंग कहा जाता है। नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तब तक ढाल में कमी आती है, जिससे नदी वेग भी कम हो जाता है। परिणामतः नदी के क्षैतिज अपरदन में वृद्धि होती है, अतः नदी बड़े बड़े मोड़ों से प्रवाहित होती है, जिसे नदी विसर्प मियांडर्स कहते हैं। जब यह घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग प्रवाहित होती है। इस तरह के परित्यक्त में विसर्प में जल भर जाने से, यानी कि जैसे इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से मोड़ पड़ जाता है इनमें, और इनमें क्या हो जाता है? जल भर जाता है। जब इनमें जल भर जाता है तो इनमें झीलों को गोखुर या फिर चापाकार झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे जो व्यस्त है, बिजी है, वो है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। इसको सबसे व्यस्ततम माना जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप के मुख्य बंदरगाह ग्लासगो, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, लंदन, रोटरडम, लिस्बन को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित पत्तनों, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, हैलिफैक्स है, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क आदि से ये जोड़ता है। कौन सा मार्ग है ये? आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो कि सबसे बिजी माना जाता है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो वो है आपकी 3900 मीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थल भाग के समान ही जलमंडल में उच्चावच पाए जाते हैं। महासागर तली का रूप महाद्वीपीय किनारे से लेकर अधिक गहराई तक का भिन्न होता है। ये महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है, जबकि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर होती है। हिंद महासागर की औसत गहराई है 4000 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ये कहाँ पे होती है? अफ्रीका के तट के निकट, एशिया के तट के निकट, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट या फिर दक्षिण अमेरिका के। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अफ्रीका के तट के निकट में कनारी की धारा आपकी प्रवाहित होती है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को कनारी धारा कहते हैं। यह वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है, जो व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिम दिशा की ओर में मुड़कर उत्तरी विषुवती धारा में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? द्वैतवाद ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल में, प्रादेशिक या फिर क्रमबद्ध भूगोल में। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रादेशिक व क्रमबद्ध भूगोल में द्वैतवाद पाया जाता है। ये किसने दिया था? आपके बर्नार्ड बारेनियस ने दिया था। बारेनियस प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक थी सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, 1650 में इन्होंने प्रकाशित की थी। इसने भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया था। दो वर्ग कौन कौन से थे? क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल, या फिर विशिष्ट भूगोल भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार जो बारेनियस थे प्रथम भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार एक बहुत पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी ठीक है। दोनों सही हैं लेकिन कहीं से एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही हैं बट व्याख्या इनकी नहीं है। बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता भी कम होती है तथा गरीबी लोगों की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर गरीब लोगों की इस राज्य के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, लेकिन इसके पिछड़े होने का एकमात्र कारण जो है क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है, अन्य कारण भी इसके जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही से व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की थी। कॉस्मोग्राफी किसने की थी? हमबोल्ट जी ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हमबोल्ट ने कॉस्मोग्राफी शब्द विश्व रचना का प्रयोग किया एवं इसे ब्रह्मांड वर्णन यूरेनोग्राफी एवं भूगोल ज्योग्राफी में विभाजित किया। हमबोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? हमबोल्ट को माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, 5 जून से हुई थी। 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में से हुई थी। 5 जून 1974 को सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? सबसे पहले 1974 को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जहाँ पर क्या चाहिए उनको होती है? वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है। औसत तापमान इनको 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ये वन कहाँ पे? पश्चिमी तट में, ऊपरी असम में, पूर्वी हिमालय के निचले हिस्से में, पूर्वी तटीय उड़ीसा में तथा पूर्वी हिमालय में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? जो निर्माणात्मक उद्योग होते हैं वो आते हैं आपके द्वितीयक क्रिया में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव की आर्थिक क्रिया को वर्तमान में 4 भागों में बांटा गया है। द्वितीयक क्रियाकलाप में विनिर्माण या फिर निर्माण को सम्मिलित किया जाता है। जो कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? जो कच्ची सामग्री होती है उसको तैयार माल में ये परिवर्तन कर देते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण जो स्वरूप है, लोहे को गलाकर उनके सामानों का प्रयोग करना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीयक उद्योग में आ जाएंगे, यहाँ पे द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है? कौन सी भू आकृति है जिसका कि हिमानी के द्वारा नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका ड्रमलिन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो निर्माण है हिमानी के द्वारा नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं हिमानी के द्वारा कौन कौन सी शिलाकृतियाँ बनती हैं। ड्रमलिन भू आकृति का निर्माण हिमानी निक्षेपण के द्वारा होता है, जबकि लटकती घाटी, ग्रीसरंग, टॉन, जो ग्रीसरंग है, ट्रॉन है, ये सब कैसी हैं? अपरदनात्मक हैं। और जो ड्रमलिन है वो कैसी है? निक्षेपात्मक शिलाकृति है। हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृति अधोलिखित कौन कौन सी हैं? इनके बारे में देख लेते हैं। हिमानी अपर्दन द्वारा शिलाकृतियों में यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी, सर्क बनता है, हॉर्न, नटक, भेड़शिला, हिमसोपान, फ्योर्ड तट, पेटानास्टा झील, पीडमांट झील, एरिट। जबकि निक्षेपात्मक में जो बनती हैं हिमोर, ड्रमलिन, केम, एस्कर, इन सभी का निर्माण कैसे होता है? निक्षेप के द्वारा होता है और अपर्दन के द्वारा इन शिलाकृतियों का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही से अवरोही क्रम इसमें पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें पहले हो जाएगा आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद में मुरादाबाद, उसके बाद में गाजियाबाद, उसके बाद में लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। घटते क्रम में पूछा गया है, ये उनकी जनसंख्या दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम दिया गया है। इलाहाबाद में कितने जनसंख्या थी? 59.54 लाख। मुरादाबाद में 47.72 लाख थी। गाजियाबाद में 46.81 लाख थी। आजमगढ़ में 46.13 लाख।
लखनऊ में 45.89 लाख थी। ये सब किसके हो गए, ये घटते हुए क्रम हो गए यूपी के जिलों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था, ये किया था आपके बोबेन महोदय ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्षा का संलयन सिद्धांत ई जी बोबेन ने प्रतिपादित किया था। वर्षा जल या ठोस के रूप में या दोनों के मिश्रण के रूप में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्षा की बूंदों का निर्माण विस्तार, टकराव या संलयन के कारण होता है। इस सिद्धांत के अतिरिक्त हिमकर्ण सिद्धांत बर्गरॉन महोदय ने दिया था। जो हिमकर्ण सिद्धांत आया था वो किसने दिया था, बर्गरॉन ने दिया था। क्रिस्टलीय थ्योरी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था, वो कौन था, वो थे आपके कार्लोस सावर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कार्ल सावर था। कार्ल सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, पुस्तक कौन सी थी इनकी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप थी। भूदृश्य की आकारिकी में भूदृश्य की संकल्पना का विस्तृत विवेचन किया। सावर ने लैंडस्केप के, इन्होंने क्या दिया था, लैंडस्केप शब्द दिया था। इसके पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। जो लैंडस्केप दिया था उसके उन्होंने इसका नाम बदल के क्या दिया, लैंडस्केप शब्द दिया था। लैंडस्केप शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कार्ल सावर ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बांध दिए गए हैं, उनसे संबंधित नदी दी गई है। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तलैया बांध आपका बनाया गया है बराकर नदी पर। पंचेत बांध बनाया गया है दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है आपका चंबल नदी पर। माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवादवाद या फिर क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल या फिर प्रादेशिकतावाद। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है, विभेदन को क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। क्षेत्र विभेदन भूगोल की एक अवधारणा है जिसमें भूगोल के मॉडल निर्माण के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता पर जोर दिया जाता है। अर्थात यह विचारधारा क्षेत्रीय अध्ययन पर केंद्रित होती है। क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना का श्रेय जाता है रिचर्ड हॉटसन को। किसको जाता है इसका अध्ययन का श्रेय, रिचर्ड हॉटसन को जाता है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना था। सर्वप्रथम हेटनर ने 1905 में प्रादेशिक विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान कहा था। क्षेत्र विवरण विज्ञान किसने कहा था, भूगोल को ये कहा था आपके हेटनर महोदय ने। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपका, ये स्थित है लखनऊ में, लेकिन बेंगलुरु में भी है। सी और डी दोनों हो सकते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर था सी और डी दोनों था, क्योंकि दोनों में ही है ये। माध्यमिक शिक्षा जो सेवा चयन बोर्ड था उसने इस कुंजी को, जो आंसर था इसको बाहर कर दिया था, इसको रखा नहीं था। लेकिन आप जो याद रखेंगे दोनों ही रखेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन साथ में दे दिए गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा आगे चल के कि एक दोनों ऑप्शन साथ में दिए जाएं, कभी कभी एक भी दिया जा सकता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है भारत का, गोवा है, पंजाब है, नागालैंड है, या फिर सिक्किम है। तो इसका सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य हो जाएगा गोवा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नगरीकृत राज्य गोवा है। भारत में कुल 121.08 करोड़ लोगों में से 37 लाख, ये आप संख्या गिन लीजिए, काफ़ी लंबी है, लोग शहरों में निवास करते हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.16% है। देश भारत के शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपका गोवा में है 62.2%, मिजोरम में है 52.1%, तमिलनाडु में 48.4% है, केरल में 47.7% है, महाराष्ट्र में 45.2% निवास करते हैं जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। कॉस्मोस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके हम्बोल्ट महोदय ने कॉस्मोस लिखी थी। चलिए देखते हैं कॉस्मोस के बारे में भी। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। 1845 से 1862 के मध्य में 5 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी।
टोटल कितने खंड थे इसके? 5 खंड थे। कब से कब तक लिखी गई थी? 1845 से 1862 तक ये लिखी गई थी। इसके प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का सामान्य वर्णन है। पहले जो खंड है इसका, उसमें ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया है। दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण का और वर्णन में मानवीय प्रयासों के इतिहास की चर्चा की गई है। तीसरा जो खंड है उसमें खगोल विज्ञान है उसका वर्णन किया गया है। चौथे और पांचवें खंडों में पृथ्वी और मानव ग्रह के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी के भौतिक और जैविक नियमों के साथ ही मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? भौतिक वर्णन भी है, जैविक वर्णन भी है एवं उसका वैज्ञानिक वर्णन भी शामिल है। काफ़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, कॉस्मोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ये जो चट्टानें हैं आपकी, ये आग्नेय चट्टानें हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो आग्नेय चट्टान है, इनका निर्माण हुआ है मैग्मा के ठंडा होकर, उनके जमने से इसका निर्माण हुआ है। लेपोलिथ तथा फेकोलिथ मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लेकोलिथ जब पृथ्वी के धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुम्बदाकार संरचना में मैग्मा के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। कैसा बनता है? ये गुम्बदाकार बनता है। मैग्मा जब जम जाता है पर चट्टानों की परतों में गुम्बद के आकार का, फेकोलिथ में जो लेकोलिथ बनता है गुम्बद के आकार का। फेकोलिथ में जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो मोड़ों के अपनति और अवनति में लावा जमाव के कारण इस संरचना का विकास होता है। इसमें कैसा हो जाता है? इसमें इस तरह से लावा जमता है फेकोलिथ में। ठीक है, लेपोलिथ में एक गुम्बदाकार टीले के समान में लावा जमता है। लोपोलिथ जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो एक तस्तरी नुमा संरचना का विकास होता है। एक तस्तरी नुमा इस तरह से बन जाता है तो ये बनता है आपका लोपोलिथ, जिसको कहते हैं क्या? लोपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो नवीन जो है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, सबसे नवीन मानी जाती है। अल्पाइन पर्वतीकरण सबसे नवीन पर्वत निर्माणकारी घटना है जिसमें विश्व के वर्तमान उच्चतम एवं नवीन बलित पर्वतों का सृजन हुआ। यह प्राय सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः एशिया के हिमालय पर्वत, अमेरिका के रॉकीज एवं एंडीज पामीर की गांठ से निकलने वाले नवीन पर्वत आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें? रॉकीज है, एंडीज है, पामीर की गांठ से पर्वत जो निकले हैं, हिमालय वगैरह, ये सब किस में आते हैं? नवीन पर्वत में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? ताप की जो विलोमता क्या होती है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, समान तापमान या फिर अक्षांशीय वृद्धि के साथ में तापमान की कमी। तो ऊंचाई के साथ में अगर तापमान आपका बढ़ रहा है तो इसको तापीय विलोमता या फिर तापीय व्युत्क्रमता बोलते हैं। सामान्य ऊंचाई के साथ में तापमान घटता जाता है जिसे सामान्य ताप पतन नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। परंतु इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ में तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ऋणात्मक या फिर घटता हुआ ताप पतन दर कहते हैं। इस स्थिति को तापमान विलोमता कहा जाता है। ये जो स्थिति होती है इसको क्या बोला जाता है? तापमान विलोमता का कारण इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तृणभोजी जीव है, मांसाहारी, सर्वाहारी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सर्वाहारी जीव है ये घास और मांस दोनों खाते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में भी। सर्वाहारी जीव भोजन के लिए घास मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण प्रदान क्रम में संपन्न होता है। यह इन 4 पोषण स्तर में विभक्त है। प्रथम स्वपोषित, द्वितीय शाक बच्ची जो कि शाकाहारी होते हैं, तृतीय में मांसाहारी आते हैं, जो चौथे में आते हैं सर्वाहारी जो कि जंतु और मनुष्य श्रेणी में आ जाते हैं, जो निचले 3 पोषण स्तरों से भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितना था? 382 था। ठीक है, चलिए राज्यवार जो वर्षवार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। 1951 में जो घनत्व था 117 था। ये क्या दिया है? 1961 होगा ये आपकी डेट गलत दे दी गई है। ठीक है, 142 था उसमें। 1971 में आपका 177 हो गया। 1981 में 216 हो गया। 1991 में 267 हो जाएगा। 2001 में 325 था
और 2011 आई तो उसमें 382 हो गया। अभी तक आया नहीं है, तो इस बार जब आएगा तब पता चलेगा कि जनसंख्या घनत्व तो कितना हो चुका है, बढ़ता ही जा रहा है, घटता तो नहीं जा रहा। तो ये सेशन, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। ऐसे ही और चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, और भी PYQ MCQ जिस जिस एग्ज़ाम के हुए हैं उन सभी के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।